नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सुपर 30 जीके जीएस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। साथ ही साथ इसके अगर 5 टाइम भी एक्स्ट्रा फैक्ट पकड़ लिया हम तो यहाँ पे जो है 180 जीके जीएस के रिलेवेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे जो सीधे सीधे एग्जाम हॉल में आपको नज़र आएगी। ठीक है मेरे भाई, तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये क्लास। देखिए जो हमारे रेगुलर बच्चे हैं वह तो नियमित पढ़ रहे हैं या पढ़ रहे होंगे, ये मैं आशा करता हूँ। जो नियमित नहीं है उनका मैं नहीं जानता, और जो नियमित है उनसे मेरा एक बात कहना है कि आपको पढ़ना होगा उन पिताश्री के लिए जिनकी गंजी में कई जगह छिद्र हो चुके हैं लेकिन कुछ दिन और करके टाल रहे हैं। पढ़ना होगा उन माताश्री के लिए जिनको कई बार पड़ोसन जो है ना ताने दे चुके हैं, बस उचित समय का इंतजार कर रही है। पढ़ना होगा उन भाई के लिए जिनके मोबाइल तो फूट चुके हैं, रबर लगा के चला रहे हैं ये सोचते हुए कि किसे कहें। ठीक है मेरे भाई, तो जब अखाड़ा में आप उतर गए हैं तो मेहनत करने से मत डरिए। देखिए मैं बूढ़ा आदमी नौकरी पेशा करते हुए आपको अपना पूरा समय जो भी होता है आप पे खर्च करता हूं, तो आपका भी दायित्व बनता है कि हम जो पढ़ा रहे हैं उसे पढ़िए, तभी आप सफल हो पाएंगे, है ना। चलिए शुरू करते हैं आज का ये क्लास, है ना। देखिए हमारी कंटेंट है, ई बुक वगैरह है, बिहार एसएससी, रेलवे इत्यादि की कंटेंट हमारे पास अवेलेबल है जो मेरा सेल्फ मेड होता है। और ये कितने ऑथेंटिक है ये आपने भी सुना होगा। तो इस मोबाइल नंबर पे जो है आप व्हाट्सअप मैसेज के थ्रू कंटेंट को बाय कर सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, लिंक के थ्रू भी आप जो है कंटेंट को बाय कर सकते हैं। एक एक बात ध्यान से सुनना बेटा। देखिए पहला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक प्रधानमंत्री अब तक बने हैं? किस राज्य से सबसे अधिक प्रधानमंत्री जो है इंडिया में बने हैं? तो इसका आंसर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से हम बात कर लें तो सबसे पहले प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी जो है उत्तर प्रदेश से ही थे। फिर इंदिरा गांधी जी, ये भी आपके उत्तर प्रदेश से ही आ जाएंगे। फिर चौधरी चरण सिंह साहब, है ना, ये भी आपके उत्तर प्रदेश से ही आ जाएंगे। और बात करें गांधी फैमिली में तो राजीव गांधी, ये भी आपके उत्तर प्रदेश से ही आ जाएंगे। इनके अलावा लाल बहादुर शास्त्री साहब, ये भी उत्तर प्रदेश से आ जाएंगे। अटल बिहारी वाजपेयी साहब उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों काउंट होते हैं, लेकिन ये भी उत्तर प्रदेश में रख लेंगे। कुल मिला के चंद्रशेखर साहब भी हो जाएंगे। कुल मिला के सबसे अधिक प्राइम मिनिस्टर जो हैं ये उत्तर प्रदेश राज्यों ने अब तक इंडिया को दिया है। अब आते हैं प्राइम मिनिस्टर से इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं जो एग्जाम में आपके कौन कौन से क्वेश्चन और भी आते हैं। सबसे पहले पीएम की नियुक्ति कौन करते हैं? प्रेसिडेंट साहब करते हैं। कौन करते हैं भाई? प्रेसिडेंट साहब करते हैं। कौन सा आर्टिकल इसमें यूज होता है? 75 आर्टिकल इसमें यूज होता है। पीएम जो है ये आपका कार्यपालिका में वास्तविक शक्ति रखता है, वास्तविक प्रधान आप इसे कह सकते हैं। वैसे कार्यपालिका का प्रधान अपन प्रेसिडेंट को कहते हैं केंद्र में, और राज्यपाल को कहते हैं राज्यों में। ठीक है। प्रधानमंत्री से एक क्वेश्चन बहुत पॉपुलर पूछा जाता है कि भाई प्रधानमंत्री जो है ना, प्रधानमंत्री किस सदन में जो है मुखिया होते हैं, अध्यक्ष होते हैं, या फिर कहां पर, कौन से संस्था में? तो प्रधानमंत्री जो है ये आपके नीति आयोग में अध्यक्ष होते हैं। मैंने अभी लेटेस्ट ही बताया था कि भाई प्रधानमंत्री जो है एसएआई में भी अध्यक्ष होते हैं। ये एसएआई क्या है ना, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारतीय खेल प्राधिकरण। इसकी स्थापना वर्ष पूछी जाती है 1984 में होती है, और इसमें अध्यक्ष के तौर पर वर्तमान समय तक में कौन काम करते हैं सर? तो प्रधानमंत्री साहब काम करते हैं। अब इंदिरा गांधी का मैंने नाम लिया था, इंदिरा गांधी से 3-4 क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। कौन कौन से? सबसे पहले भारत रत्न प्राप्त करने वाली महिला, तो ये कौन हो जाएगा? इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी को और हम क्या कहते हैं? आयरन लेडी ऑफ इंडिया कहते हैं ना, आयरन लेडी ऑफ इंडिया कहते हैं। किसे भैया? इंदिरा गांधी जी को कहते हैं। तो इन्हें भी ध्यान रख लेंगे। ठीक है मेरे भाई। और एकमात्र प्राइम मिनिस्टर जो महिला में बनी है अब तक इंदिरा गांधी ही बनी, इनके बाद कोई भी नहीं बनी है। आंतरिक गड़बड़ी के मामले पे आपातकाल सबसे पहले किनके काल में लगी थी 1975 में? तो इंदिरा गांधी के काल में ही लगाया गया था। आपको पता होगा पहली बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में 14 बैंकों का किसके काल में हुआ था? तो इंदिरा गांधी के काल में ही हुआ था। तो ये इंदिरा गांधी से कुछ रिकॉर्ड है। जवाहरलाल नेहरू से क्या रिकॉर्ड है सर? कि सबसे अधिक बार झंडा फहराने यानी लाल किला से झंडा फहराने का कार्यक्रम जवाहरलाल नेहरू जी ने ही किए हैं। जवाहरलाल नेहरू जो है ये आपका है ना सबसे अधिक दिन तक पीएम रहने का रिकॉर्ड अभी तक इन्हीं के नाम है। मोदी साहब अगली बार अगर जीतते हैं तो कुछ हो सकता है। ठीक है। इनके अलावा जवाहरलाल नेहरू जो है ये सबसे पहले सेंगोल को जो है ग्रहण किए थे, जो अभी नए संसद भवन में मोदी साहब जो है रखे हैं, है ना, अभी जो नया संसद का उद्घाटन हुआ था उसमें, तो पहले सेंगोल जवाहरलाल नेहरू जी को ही मिला था। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इनके अलावा इनका एक किताब है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये काफी पूछे जाते हैं। इनके अलावा इनके जो कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन है 1929 जिसमें
पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की गई थी, ये भी क्वेश्चन इनसे पूछा जाता है। ये सब ध्यान रख लेंगे जवाहरलाल नेहरू साहब को, ठीक है मेरे भाई। इसके अलावा अभी जो प्रधानमंत्री का क्रम चल रहा है, ये कौन सा क्रम है सर? ये आपका 15वां क्रम है। कौन सा क्रम है? 15वां क्रम है। देखिए ये क्वेश्चन जो है ये काफी क्रिटिकल क्वेश्चन है कि सबसे कम समय तक पीएम कौन रहे, है ना, सबसे कम समय तक पीएम कौन रहे, सबसे कम समय तक पीएम कौन रहे। तो अगर इसमें कहीं भी कार्यवाहक शब्द है ना, कार्यवाहक शब्द मेंशन है या फिर कार्यवाहक शब्द मेंशन है या फिर सर्वप्रथम शब्द मेंशन है ना, सर्वप्रथम शब्द मेंशन है ना, तो ये आंसर हो जाएगा सर गुलजारी लाल नंदा, है ना। कौन हो जाएगा भाई? गुलजारी लाल नंदा सबसे पहले, या फिर है ना कार्यवाहक प्रधानमंत्री जो सबसे कम दिन तक आसीन रहे पद पे, ये है गुलजारी लाल नंदा। इनकी जो अवधि थी 1964 में 27 मई से स्टार्ट हो करके 13 दिन जोड़ लीजिएगा 9 जून तक जो है इन्होंने कार्यवाहक प्राइम मिनिस्टर के रूप में 1964 में काम किए थे। दूसरा स्थान पे आते हैं आपका अटल बिहारी वाजपेयी साहब, लेकिन इसमें कार्यवाहक शब्द मेंशन नहीं रहेगा, तब मेंशन करना है ना। अटल बिहारी वाजपेयी साहब जो है 1996 में एचडी देवगौड़ा साहब से पहले 10वें प्राइम मिनिस्टर के रूप में मात्र 13 दिन तक जो है 16 दिन तक जो है कार्यकाल संभाले थे 1996 में। तो क्या समझ में आया अब तक आपको? प्राइम मिनिस्टर सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश ने दिया, लोकसभा में भी सबसे ज्यादा सीट उत्तर प्रदेश का ही है, ये बात भी ध्यान रखिएगा। जनसंख्या के हिसाब से सबसे ज्यादा जो जनसंख्या उत्तर प्रदेश में है, ये बात भी ध्यान रखना है। इसके अलावा जो आपका उत्तर प्रदेश खाद्यान्नों का पैदावार ज़्यादा करता है, ये बात भी ध्यान रखना है। कई सारे खाद्यान्न है पर्टिकुलर। इनके अलावा प्राइम मिनिस्टर सबसे अधिक उत्तर प्रदेश ने दिया। इसके अलावा हमने इंदिरा गांधी के बारे में जाना कि सबसे पहली महिला प्रधानमंत्री, पहले भारत रत्न प्राप्त करता महिला, आयरन लेडी, आपातकालीन 1975, बैंकों का राष्ट्रीयकरण। इसके बाद हमने जाना जवाहरलाल नेहरू के बारे में, 17 बार झंडा फहराए, सबसे अधिक दिन तक पीएम रहे, डिस्कवरी ऑफ इंडिया किताब लिखे, लाहौर अधिवेशन पूर्ण स्वराज की जो मांग किया गया था 1929 में, उसमें अधिवेशन में अध्यक्षता संभाले, ठीक है भाई। और भी कुछ बात किए जो आपके सामने अभी मैंने किया है। तो चलते हैं हम आगे, ठीक है मेरे भाई। इनके अलावा जल का इलेक्ट्रोलाइसिस में ऑक्सीजन गैस कहां जमा होती है? देखिए मैंने अभी 2-3 दिन पहले ही आपको किसी एक क्लास में बताया था कि इलेक्ट्रोलाइसिस, थर्मोलाइसिस, फोटोलाइसिस, ये कौन से अभिक्रिया के शब्द हैं सर? तो ये है आपके वियोजन अभिक्रिया के शब्द, है ना। वियोजन अभिक्रिया को अपन डीकंपोजिशन अभिक्रिया भी कहते हैं, डीकंपोजिशन अभिक्रिया भी कहते हैं, ठीक है भाई, वियोजन अभिक्रिया को ही। इसमें मैंने क्या बताया था कि इसमें जो है ये उष्मा सोखी अभिक्रिया भी है। और उष्मा सोखी अभिक्रिया किसे कहते हैं? उष्मा सोखी अभिक्रिया किसे कहते हैं? जिस अभिक्रिया को होने के लिए एनर्जी, ऊर्जा, विद्युत इत्यादि की आवश्यकता पड़े। हालांकि सब जो है एनर्जी में ही आ जाएगा, चाहे तो विद्युतीय ऊर्जा दीजिए, प्रकाशिकी ऊर्जा दीजिए या तापीय ऊर्जा दीजिए, ठीक है मेरे भाई। तो जब अलग अलग ऊर्जा पड़ती है इस अभिक्रिया में तो अलग अलग नाम होती है। जैसे अगर आप उष्मा वाला अभिक्रिया देंगे, हीट देंगे, तो इसे थर्मोलाइसिस कहते हैं। अगर आप इसे विद्युत देंगे तो इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं। अगर इसको आप प्रकाश के उपस्थिति में करवाते हैं तो फोटोलाइसिस कहते हैं। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रोलाइसिस की शब्द आ गई है, इसका मतलब यह भी वियोजन की अभिक्रिया होती होगी। तो यहाँ पे जल का इलेक्ट्रोलाइसिस करना है। जल का इलेक्ट्रोलाइसिस कैसे करेंगे? जब H2O को आप गर्म करते हैं ना, मतलब विद्युत डालते हैं, विद्युत डालते हैं, इसे विद्युत अपघटन भी कहेंगे, ठीक है, क्योंकि वियोजन अभिक्रिया को अपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं, ठीक है। तो H2O में जब आप विद्युत डालेंगे तो ये टूट के H अलग हो जाता है और O अलग हो जाता है, वियोजन हो जाता है ना। तो इस वियोजन अभिक्रिया में आपसे पूछ रहा है कि भाई कहता जो है आपका क्या पूछ रहा है भैया, ऑक्सीजन कहाँ पर जमा होता है? तो ये तो मैंने अभिक्रिया रिएक्शन दिखाया। अच्छा, ये वाला जल सीधा सीधा जल नहीं होता है, इसमें थोड़ा मात्रा में अम्ल मिलाया जाता है, तभी अभिक्रिया कराया जाता है। अम्ल इसलिए मिलाया जाता है, हम बाद में बात कर लेंगे। प्लस H आयन जो है उसमें आने के लिए जो है अम्ल मिलाया जाता है, तब ये इस प्रोसेस से इलेक्ट्रोलाइसिस से गुजारा जाता है। इस प्रकार के आप जो है एक बर्तन होते हैं, इसमें 2 छर होते हैं, एक को एनोड कहते हैं और एक को कैथोड कहते हैं। मान लीजिए ये 2 छर है और इसमें आपका ये जल जो है लिक्विड भरा रहता है, अम्ल मिश्रित जल, ठीक है। और इसको जो है एक बैटरी रहता है, इस प्रकार का बैटरी, एक प्लस चार्ज रहता है, एक माइनस चार्ज रहता है। माइनस वाले को आप कैथोड से जोड़ते हैं, मान लीजिए ये वाला इसमें जोड़ दिए तो ये वाले पोल का नाम क्या होगा? कैथोड होगा। एक एक बात सुनना काम आती है, ठीक है। प्लस
प्लस वाले को अपन एनोड से जोड़ देते हैं, मतलब ये वाला जो पोल हो गया इसको हम एनोड कहते हैं, ठीक है। और जब एनोड और कैथोड से जोड़ दिया, आपसे पूछ क्या रहा है ऑक्सीजन गैस कहाँ जमा होती है, ऑक्सीजन गैस कहाँ जमा होती है, तो ऑक्सीजन गैस आपका एनोड पे होती है। एनोड पे जो है ये आपका ऑक्सीजन गैस जमा होती है और कैथोड पे आपका हाइड्रोजन गैस जमा होती है। अभी जो आपने प्रक्रिया इससे पहले रिएक्शन देखा था कि भाई H2O को जब तोड़ा जाता था अम्ल मिश्रित H2O को, तो वहां पे जो है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन अलग अलग होता था। तो यही एक प्रोसेस है ना, कि भाई ये जो है इसमें इलेक्ट्रिक सप्लाई जुड़े हुए होते हैं, धन विभव और आपका ऋणायन जो है कैथोड से जुड़े होते हैं और धनायन जो है आपका एनोड से जुड़े होते हैं। एनोड पे ऑक्सीजन आ जाता है और कैथोड पे हाइड्रोजन आ जाता है। अब यहीं से एक चीज और आपको बताना चाहूंगा कि मैंने बताया है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाता है और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या कहलाता है, या फिर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या कहलाता है। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीकरण कहलाता है। इसका मतलब ऑक्सीकरण कहां पे हो रहा है ना, ऑक्सीडेशन कहते हैं इसको। ये कहां पे हो रहा है, तो ये एनोड पे हो रहा है। और रिडक्शन कहां पे हो रहा है, तो ये आपका कैथोड पे हो रहा है। तो ऐसे समझ में आया कि नहीं आया? तो ठीक है, ये बहुत जितने बात है ना सब कुछ अच्छे से याद रखना, काम आवेगी आपको। फिर से एक बार समझा देता हूं। देखिए भैया, है ना, जो आपका वियोजन अभिक्रिया होता है उसमें क्या होता है कि एक यौगिक जो है टूट के अलग अलग तत्व का निर्माण करते हैं, इसे हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। वियोजन में हम जो है एनर्जी का इस्तेमाल हमेशा करते हैं। एनर्जी कई रूप में होती है, ताप के रूप में हो सकती है, इलेक्ट्रिसिटी के रूप में हो सकती है, या आपका प्रकाशिकी के रूप में हो सकती है। अब जैसे जैसे आप एनर्जी जिस प्रकार का देंगे उस अभिक्रिया का वैसा नाम हो जाएगा। ताप वाला देंगे तो थर्मोलाइसिस, इलेक्ट्रिक वाला देंगे तो इलेक्ट्रोलाइसिस, और प्रकाश वाला देंगे तो आपका फोटोलाइसिस। ठीक है मेरे भाई। अब जो है ये इस प्रक्रिया में जो आपका जल का विद्युत अपघटन हो रहा है, इसमें एक बैटरी से एनोड और कैथोड जुड़े हुए होते हैं। एनोड और कैथोड क्या है, दो पोल है। एनोड कैसा होता है, पॉजिटिव पोल होता है। कैथोड कैसा होता है, निगेटिव पोल होता है। ठीक है, एनोड पे आपका ऑक्सीजन जमा होता है, कैथोड पे आपका हाइड्रोजन जमा होता है। ऑक्सीजन जहां जमा होता है वो क्या हो गया, ऑक्सीकरण हो गया, और जहां पे हाइड्रोजन आ गया वो क्या होता है, अवकरण होता है। तो ये आपको याद रखना है। महारानी रुद्रमा देवी किस वंश से संबंधित थी, तो महारानी रुद्रमा देवी जो है ये काकतीय वंश से संबंधित है। कौन से वंश से, काकतीय वंश से। देखिए आपसे पूछता है कि भाई काकतीय वंश के संस्थापक कौन हुए, तो काकतीय वंश के संस्थापक ना बेटा राजू है ना, इस प्रकार का नाम है बेटा राजू, या बेता राजू भी कहते हैं, बीटा राजू भी कहते हैं। एगो बीटा प्रथम अलग है, एगो जो है बीटा प्रथम अलग है, बीटा प्रथम अलग है। इसको अभी हम नहीं याद करेंगे, अभी हम बेटा राजू या बीता राजू को याद करेंगे, जो काकतीय वंश के संस्थापक माने जाते हैं। रुद्रमा देवी इसी वंश से हुई। इसी प्रकार की महिला में अगर आपसे कहे कि भाई, जैसे आपसे पूछा जाता है कि भाई अकबर का राज्याभिषेक कितने वर्ष में हुआ था, तो 13 वर्ष में हुआ था। उसी प्रकार से अगर आपसे पूछे कि रुद्रमा देवी का राज्याभिषेक कितने साल में हुआ था, तो 14 साल में हुआ था। उसी प्रकार से अगर आपसे पूछे कि बाबर ने, है ना, बाबर ने कितने वर्ष की उम्र में फरगना की शासन व्यवस्था संभाली थी, है ना, तो ये भी 14 वर्ष हो जाएगा। इनके अलावा अगर आपसे पूछे कि अशोक गद्दी पे बैठने के बाद कितने वर्ष के बाद कलिंग युद्ध किए थे, तो 8 वर्ष के बाद, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये सब कुछ क्रिटिकल क्वेश्चन कौन सोचेगा, ये मनोजवा सोचेगा, मैं सोचूंगा। ठीक है भाई, तो ये सब ध्यान रखना। इनके अलावा ये काकतीय वंश हो गया, ये रुद्रमा देवी हो गया। इनके अलावा इसी प्रकार की क्वेश्चन कौन सा है, रजिया। ये रजिया उल्टा लिखा गया, एक सेकंड। रजिया जो है ना, यार रजिया लो, है ना, मैं व्याकरण नहीं पढ़ा रहा हूँ। रजिया सुल्तान, इनकी शासन अवधि पूछा जाता है। ये पूछा जाता है आपको 1236 से 1240। इसमें क्वेश्चन और पूछा जाता है कि रजिया जो है कब जो है सत्ता से गिर गई, या फिर सत्ता से जो है इनको हटाया गया, तो 1240 आंसर होता है। ठीक है भाई। इनके अलावा ध्यान रखना, एक सेकेंड, एक बच्चा प्रोटीन और विटामिन के लिए क्लास डिमांड कर रहे हैं। ठीक है, तो महारानी रुद्रमा देवी बता दिए थे। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई, है ना। अच्छा, इस प्रकार की क्वेश्चन और जो बता रहे थे। तो रजिया सुल्तान 1236 से 1240 केकर बेटी थी, इल्तुतमिश की, ये बात भी ध्यान रखिएगा। एक आपका पूछा जाता है इस प्रकार के प्रश्नों में, रानी गाई दिनल्यू, इस प्रकार का नाम है इनका, रानी गाई दी नय संजुक, फिर लय संजुक हर्षु का, रानी गायदिनल्यू। ये जो है रानी गायदिनल्यू, ये कौन थी भाई, नेता थी, नेता। ये कहाँ की थी, पूर्वोत्तर भारत की। इसे महारानी लक्ष्मीबाई का संज्ञा दिया गया है ना, पूर्वोत्तर भारत या फिर नागालैंड की, है ना, रानी लक्ष्मीबाई इन्हें कहा जाता है। अब रानी लक्ष्मीबाई का मुंह से नाम निकल गया है, तो इतने महान को जो है कैसे न डिस्क्राइब करूं भैया। तो रानी लक्ष्मीबाई जो है 1857 के विद्रोह में झांसी से जो है आपका कमान संभाली थी। रानी
लक्ष्मीबाई की आखिरी युद्ध यानी जो जिस युद्ध में शहादत को प्राप्त किए थे उस युद्ध का नाम था कालपी का युद्ध। कौन सा? कालपी का युद्ध। यहाँ पे जो कौन थे इनके नायक? ह्यूरोज है ना, वो नवरोज त्यौहार होता है जो बलबन ने स्टार्ट किया था, पारसी त्यौहार है, इसका नाम है ह्यूरोज। ठीक है भाई, तो ये ध्यान रखेंगे। रानी लक्ष्मीबाई की जो समाधि है ये भी पूछा जाता है आपको सर, ये ग्वालियर के अंदर है। रानी लक्ष्मीबाई का ओरिजिनल नाम भी पूछा जाता है मणिकर्णिका। मणिकर्णिका घाट बनारस में है ना। अगर आपको जो है बहुत घमंड आ गया है तो एक दिन मणिकर्णिका घाट के पास थोड़ी देर जाके बैठे कोई भी इंसान, सब जो है समझ में आ जाएगा। हजारों जो चिता है एक साथ जलती है। जय हो मणिकर्णिका घाट, अपने को भी वहीं जाना है। इनके अलावा प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? ये क्वेश्चन जो है आपको मैं पहले भी बता चुका हूं। ये हुआ था भैया 2008 के अंदर। कब हुआ था? 2008 के अंदर हुआ था। क्या बोल रहे? साइलेंट। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम क्या बताए थे भाई? प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम कब हुआ था? 2008 में हुआ था। और मैंने आपको बताया था कि ये दो योजना को मिला के बनाया गया है। तो ये कौन कौन सी योजना है? दो योजना। तो एक तो है आपका भैया प्रधानमंत्री रोजगार योजना। प्रधानमंत्री रोजगार योजना ये कब बना था? ये 1993 में बना था। और ओकरे 2 साल के बाद बताए थे एगो और योजना आया था, ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम, है ना, ग्रामीण GRR है ना, सृजन कार्यक्रम। इसे मैं हिंदी में लिख दिया हूँ, ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम। ये 1995 में आया था। इन दोनों योजना को क्या किया? मर्ज कर दिया गया 2008 में, और नाम क्या दिया गया? प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम नाम दिया गया। तो इसे भी ध्यान रख लेंगे। इसी प्रकार से नरेगा मनरेगा पूछा जाता है। तो नरेगा एक्ट आया था 2005 में, और नरेगा बना था 2006 में, और मनरेगा बना था 2009 में। ठीक है भाई, तो इसे भी ध्यान रख लेंगे। 100 दिन का रोजगार मुहैया कराता है ग्रामीण इलाका में। ठीक है, ये रहा आपके भैया हमारे ई बुक का जो है आपका रिव्यू है 1-2 बच्चे का, और ये है पहला पेज, आप लोग ले सकते हैं। इनके अलावा मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा अपना स्थापना दिवस कब मनाते हैं? तो 21 जनवरी को मनाते हैं आपका मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा। ये तीनों राज्य जो है 21 जनवरी को अपना स्थापना दिवस मनाते हैं। सबसे ज़्यादा पॉपुलर 1 मई को जो है दो राज्य मनाते हैं, महाराष्ट्र और गुजरात मनाते हैं ना, महाराष्ट्र और गुजरात मनाते हैं। ये 1960 में जो है ना महाराष्ट्र से जो है गुजरात अलग हुआ था। तो ये ध्यान रखेंगे। इनके अलावा 1 मई को अपन मजदूर दिवस भी मनाते हैं क्या? हाँ ना, मजदूर दिवस मनाते हैं। और मेरे शादी का भी दिन है, आप लोगों को पता ही होगा। तो ये मजदूर दिवस मनाते हैं हम। इनके अलावा जो है 1 नवंबर को सबसे ज़्यादा राज्यों जो है अपनी स्थापना या बर्थडे दिवस मनाते हैं। देखिए वैसे तो 8 राज्य मनाते हैं, लेकिन मैंने आपको 7 ही बताया है। इसके पीछे रीजन है कि मैंने 7 ही क्यों बताया है। तो आइए समझा देता हूँ कि 7 ही क्यों मनाएंगे 1 नवंबर को। ठीक है, देखिए 1 नवंबर को जो आप मनाते हैं हरियाणा पंजाब, चलेंगे ऊपर से हरियाणा पंजाब, फिर मध्य प्रदेश और उसका पुत्र यानी छत्तीसगढ़, है ना, मध्य प्रदेश और उनका पुत्र हो जाएगा आपका छत्तीसगढ़ हो जाएगा। फिर कर्नाटक और केरला भी आ जाना, कर्नाटक और केरल भी आ जाना। तो कितने हो गए? 6। तमिलनाडु लगले हाथ और आंध्र प्रदेश भी लगले हाथ, है ना। तो कितने हो गए भैया? 4 गो ऊपर और 4 गो नीचे में हो गया। ठीक है, 4 गो ऊपर और 4 गो नीचे में हो गया। अब क्या हुआ कि ये जो तमिलनाडु जो 1 नवंबर को मना रहे थे ना अपना स्थापना दिवस, तो इस पे ब्रेक लग गया है। ठीक है, तो इसीलिए वर्तमान में 7 गो राज्य मनाता है 1 नवंबर को अपना स्थापना दिवस। और 2 गो केंद्र शासित प्रदेश है, लक्षद्वीप और पुदुचेरी, तो इन्हें भी न भूलिएगा। ठीक है, तो 7 गो राज्य और 2 गो केंद्र शासित प्रदेश जो है 1 नवंबर को अपना स्थापना दिवस मनाते हैं। पहले तमिलनाडु भी मनाते थे, लेकिन अब नहीं मनाते हैं। इनके अलावा जयपुर के हवा महल के बाहरी दीवारों पर खिड़की की संख्या कितनी है? तो 953 गो खिड़की है। अब जयपुर के हवा महल कौन बनाए हैं सर? तो सवाई प्रताप सिंह बनाए। कौन बनाए भाई? सवाई प्रताप सिंह बनाए हैं। कौन बनाए हैं? सवाई प्रताप सिंह बनाए हैं। देखिए जयपुर को अपने आप में क्या कहा जाता है? पिंक सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? पिंक सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा इसी प्रकार से अगर बात करेंगे आगरा का जो लाल किला है उसके अंदर शीश महल है ना, शीश महल, जिसे मुगल कालीन हमाम भी कहा जाता है। इसका निर्माण कौन करवाए हैं? तो इसका निर्माण शाहजहां करवाए हैं। कौन करवाए हैं? शाहजहां करवाए हैं। देखिए एगो शीश महल जो है पटियाला में भी है। कहाँ पे है? पटियाला में है। पटियाला
पटियाला, है ना। तो ये जो पटियाला में है इसका निर्माण कौन किए हैं? नरिंदर सिंह किए हैं। कौन किए हैं? नरिंदर सिंह किए हैं, नरिंदर सिंह, राजा नरिंदर सिंह। तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। अच्छा, नरिंदर सिंह कपानी किसका खोज किए थे? आप लोग कमेंट कीजिएगा। मेरा जो है लिंकिंग प्रोसेस चलता है भैया। यहाँ नरिंदर सिंह जो है शीश महल बनवा रहे हैं, एगो नरिंदर सिंह जो है फिजिक्स के अंदर किसी चीज का खोज किए थे, नरिंदर सिंह कपानी। चलो बता देता हूं, तरित चालक का। ठीक है मेरे भाई, तो वो ध्यान रखेंगे। अब हम चलते हैं आगे। भारतीय, अच्छा जयपुर और उदयपुर कौन बताएगा? वो तो सबसे ज्यादा पूछा जाता है। जयपुर शहर की स्थापना तो जय सिंह द्वितीय। कौन किए थे भाई? जय सिंह द्वितीय बउआ, है ना, जय सिंह सेकेंड। उदयपुर का किए थे भैया उदयपुर द्वितीय। तो ये ध्यान रखेंगे, ठीक है, ये भी पूछा जाता है। इनके अलावा आगरा शहर का तो सब जानते हैं, लोधी, सिकंदर लोधी। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता के सिद्धांत किस देश के संविधान से ग्रहण किए गए हैं, एडॉप्ट किए गए हैं? देखिए आप सभी को पता होगा कि जो फ्रांसीसी राज क्रांति हुई थी 1789 में। चलिए एक क्वेश्चन पूछ ही लेते हैं कि भाई 1789 में फ्रांस के जो वहाँ के राजा कौन थे, है ना, लुई करके कुछ नाम है, आप बताइएगा उसका क्रम, लुई 14वां, 15वां, 16वां, 20वां बताइएगा, ठीक है। तो ये जो आपका 1789 में फ्रांसीसी राज क्रांति होती है, तो इनमें एक नारा होता है ना, क्या नारा होता है? कोई बच्चा? स्वतंत्रता, समानता और मानव बंधुत्व, है ना, स्वतंत्रता, है ना, समानता और मानव बंधुत्व, है ना, मानव बंधुत्व। तो यहीं से हम जो है ये स्वतंत्रता वाले शब्द को एडॉप्ट किए हैं। चलते हैं आगे। इनके अलावा अवतल दर्पण में किसी वस्तु की दूरी 10 सेंटीमीटर, है ना, किसी वस्तु की दूरी 10 सेंटीमीटर, अब फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर, तो प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी? ठीक है, स्पेस बना दिया हूं ताकि मैं अच्छे से समझा सकूं। देखिए अवतल दर्पण में आप सभी लोग जानते हैं कि प्रतिबिंब जो है दो तरीके से बनते हैं, एक तो काल्पनिक भी बनता है और एक आपका वास्तविक भी बनता है। यहाँ इन्फिनिटिव है, यहाँ वक्रता त्रिज्या है और यहाँ फोकस दूरी है। अवतल दर्पण में ये इस प्रकार से कोटिंग किया हुआ रहता है, ठीक है। अब अवतल दर्पण में दो कंडीशन आते हैं चिन्ह परिपाटी का। चिन्ह परिपाटी का कंडीशन कितने आते हैं सर? तो दो कंडीशन आते हैं। कैसे भैया? अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हो, वस्तु की दूरी का जो पाछे में मान लेंगे ना, हमेशा निगेटिव लेंगे। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? जो प्रतिबिंब की दूरी है ये अवतल दर्पण में वैरी करता है कि प्लस लें कि माइनस लें, ठीक है। तो प्लस कब लेंगे? जब आपका प्रतिबिंब काल्पनिक बनता हो। भैया हमें कैसे पता होगा कि काल्पनिक प्रतिबिंब बन रहा है कि वास्तविक बन रहा है? तो दो गो में से एक गो होगा। अगर न्यूमेरिकल पूछा है और माइनस में आंसर आ रहा है तो समझ लीजिए, अगर माइनस में आपका प्रतिबिंब की दूरी आ रहा है तो समझ लीजिए कि आपका जो प्रतिबिंब है अवतल दर्पण के अंदर वो वास्तविक बनने वाला होगा। अगर प्लस में आंसर आ गया तो काल्पनिक बनने वाला होगा। तो इन्हीं से कान छुइए चाहे इन्हीं से, ठीक है। इनके अलावा जो आपका फोकस दूरी होता है ये अवतल दर्पण में ऑलवेज निगेटिव ही होता है। तो वस्तु की दूरी और फोकस दूरी निगेटिव लेना है और आपका जो प्रतिबिंब की दूरी है ये पॉजिटिव और निगेटिव डिपेंड करेगा कि वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है कि काल्पनिक प्रतिबिंब बन रहा है। यहाँ पे हमें प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करना है, ठीक है। तो हमें डिसाइड बाद में कर पाएंगे हम कि ये वास्तविक प्रतिबिंब बना है कि काल्पनिक बना है। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। देखिए अवतल दर्पण में एक कंडीशन ऐसा आता है कि जब किसी वस्तु को आप फोकस दूरी और दर्पण केंद्र के बीच में यहाँ पे वस्तु ए को रख देंगे तो इस ए वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ पे बनेगा। तो यही एक कंडीशन है कि काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है दर्पण के पीछे साइड, ठीक है भाई। अब हम इसे सॉल्व करने के लिए आ जाते हैं। तो आप सभी को पता है कि दर्पण सूत्र क्या होता है? 1/f बराबर मतलब 1/ फोकस दूरी बराबर 1/v प्लस 1/u होता है। अभी हमने क्या कहा? अवतल दर्पण में कैसा फोकस दूरी लेना है? तो निगेटिव का लेना है। तो फोकस दूरी का मान आपको कितना दे दिया है सर? 20 सेंटीमीटर दे दिया है। तो माइनस के 1/20 सेंटीमीटर बराबर 1/v तो हमें निकालना है प्रतिबिंब की दूरी, है ना। और वस्तु की दूरी दे दिया है 10 सेंटीमीटर, बीच में साइन प्लस होता है जो सूत्र से आता है। और 1/10 हमको कैसा लिखना है सर? माइनस में लिखना है। क्यों सर? क्योंकि वस्तु की दूरी ऑलवेज निगेटिव होता है सर।
ठीक है। अब इसी से हम भी का मान ना निकाल लेंगे हो, तो कैसे निकालेंगे हम, कैसे करेंगे हम ये सब, है ना। तो इधर आ जाते हैं 1/10, इधर आएंगे तो 1/10 पॉजिटिव हो जाएगा, ये 1/20 निगेटिव में है, और इधर हो जाएगा 1/20, है ना। 10 और 20 का एलसीएम हो जाएगा 20, यानी 2 में से 1 गया तो हो जाएगा 1/20 बराबर 1/v हो जाएगा, है ना। अब v का मान आपका निकल गया है 20, चूंकि v का मान निकला है पॉजिटिव, अब पॉजिटिव v का मान निकला है, मतलब इसमें जो बढ़ने वाला प्रतिबिंब होगा वो कैसा बना होगा, काल्पनिक बना होगा सर। कैसा बना होगा, काल्पनिक बना होगा। कितने बच्चे को समझ में नहीं आया वो हाथ उठाएंगे, नहीं समझ में आया तो दोबारा एक बार रिमाइंड करके 2 मिनट पीछे जाके देखिए फिर से, ठीक है मेरे भाई। इनके अलावा तेलंगाना के प्रसिद्ध त्यौहार बथुकम्मा हिंदू कैलेंडर के किस माह में मनाई जाती है सर। देखिए बथुकम्मा और बोनालू ये तेलंगाना में जितने भी होते हैं ना, जितने भी चीज तेलंगाना से अगर एग्जामिनर उठाते हैं, इनमें सबसे ज्यादा रेशियो इन दो ही चीज का है कि भाई बथुकम्मा कब होती है, बोनालू कब होती है। बथुकम्मा में कौन देवी, बोनालू में कौन देवी। तो आइए समझते हैं। तेलंगाना में बथुकम्मा त्यौहार जो है ये आपका हो जाता है सर आश्विन महीना में। कौन में, आश्विन महीना में। जैसे अभी आश्विन महीना ही चल रही है, अर्थात नवरात्रि का समय चल रही है, और तेलंगाना में जो ये आपका बथुकम्मा त्यौहार होता है ये भी नवरात्रि के समय ही होता है ना, नवरात्रि के समय ही होता है। कर्नाटक में जो वीरगासे होता है ये भी नवरात्रि के समय ही होता है। बिहार में जो झिझिया होता है ये भी नवरात्रि के समय ही होती है। गुजरात या फिर अक्खा इंडिया कहिए, अब जो डांडिया या फिर ये होता है आपका गरबा, ये भी आपके नवरात्रि के समय ही होता है। तो ये कुछ नवरात्रि वाला त्यौहार या नृत्य कह सकते हैं आप। तो जो बथुकम्मा त्यौहार है ये तेलंगाना में आश्विन महीना में होता है, और बथुकम्मा को अपन क्या कहते हैं, फूलों का त्यौहार कहते हैं सर। क्या कहते हैं सर, फूलों का त्यौहार कहते हैं बउआ। आज एगो फूलदेई त्यौहार होता है, फूलदेई त्यौहार। ये फूलदेई त्यौहार कहाँ पे होता है, ये फूलदेई त्यौहार होता है उत्तराखंड के अंदर। कहाँ पे होता है, उत्तराखंड के अंदर होता है। एगो इसी प्रकार का शब्द है नौखाई त्यौहार, ये नौखाई त्यौहार उड़ीसा के अंदर होता है। तो ये कुछ विविध त्यौहार मैंने बताया है। इसके अलावा जो बोनालू त्यौहार है यहाँ पे, बोनालू, इस बोनालू में देवी काली की पूजा होती है ना, देवी काली माता की पूजा होती है। एक सेकेंड, देवी काली की पूजा होती है आपका बोनालू में। ये भी आपका कहाँ पे रहेगा, बोनालू, बोनालू रहेगा आपका तेलंगाना का, ठीक है। ये जो काली माता वाला पूजा है तेलंगाना में, ये अखार महीना में होता है। जो महीना में आपका धान वगैरह रोपा जाता है, अखार महीना में, जुलाई का समय हो रहता होगा, ठीक है मेरे भाई। तो ये ध्यान रख लेंगे। अभी आपका दीपावली, दीपावली कौन महीना में होता है, कार्तिक महीना में होता है। कौन महीना में होता है, कार्तिक महीना में। नटाल भारतीय कांग्रेस की स्थापना कब और किसने की थी, तो किए थे गांधी जी। कब किए थे, 1894 में किए थे। कब किए थे, 1894 में किए थे, 1894 में किए थे। इसी के थोड़ा दिन और आगे आ जाइए, 1899 में कौन क्या किए थे, तो ये जो है आपका ना मित्र मेला का स्थापना किया गया था। मित्र मेला कौन किए थे, बीडी सावरकर साहब किए थे। जय हो बीडी सावरकर साहब, ये बीडी सावरकर साहब किए थे मित्र मेला का गठन। यही मित्र मेला का संशोधित रूप क्या है, अभिनव भारत। इसका गठन कब हुआ था, 1904 में हुआ था। जान फूंक देना है जी, पढ़ के एकदम नौकरी लेना है कि जान फूंक देना है, 1904 में, ठीक है। बीडी सावरकर ने किया था, ठीक है। इसके बाद अगर आप आगे और आएंगे, ठीक है, तो फिर हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन काफी पॉपुलर है। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन एचआरए की स्थापना हुआ था 1924 में, है ना। अगर आप सरकारी महकमे में आएंगे तो आपको भी एचआरए मिलेगा सैलरी के साथ, हाउस रेंट अलाउंस, ठीक है। जो भाई अभी महानगर में रखा गया है 30%, उससे छोटकू शहर में रखा गया है 20%, और सबसे छोटकू शहर में रखा गया है 10%, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखिएगा, ये ध्यान रखने की बात नहीं है, नौकरी के बाद की बात है, ठीक है। तो एचआरए का जो स्थापना है ये आपका 1924 में हुआ था। किनके द्वारा, सचिंद्र सन्याल। कौन, सचिंद्र सन्याल और राम प्रसाद बिस्मिल साहब, है ना, राम प्रसाद बिस्मिल और सन्याल साहब। देखिए वैसे बहुत सारे आदमी जो है ये स्थापना में जो है आपका जो है पार्टिसिपेट किए थे, लेकिन होता है ना कि भाई कोई भी दल में एक नेता, तो ऐसे ही जो है इनका नाम पॉपुलर है, आपको ध्यान रखना है। इसी का बदला हुआ फॉर्म कौन है सर, HSRA है सर, हसरा, है ना। ये बैनंदू हसरंगा नहीं है, ये हसरा जो है कौम का नाम, मतलब एक संघ का नाम है। इसका फुल फॉर्म होता है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, ठीक है। ये गठन हुआ था सर 1928 में। एक्चुअली इनका नाम ही बदला गया था। कहां पे, दिल्ली के अंदर। कौन से मैदान में, फिरोज शाह कोटला मैदान में। कौन किए थे, भगत सिंह साहब। लेकिन मैंने इनमें बता रखा है क्लू कि भाई एचआरए का नाम HSRA करने का विचार सबसे पहले किसके मन में आएगा, इसी लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछता है तो आंसर चंद्रशेखर आजाद करके आना है, ना कि भगत सिंह करके आना है। इसके अलावा जो आपका दादा भाई नौरोजी साहब जो आपका एक ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किए थे, ये
भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है सर। ईस्ट इंडिया है ना, ईस्ट का क्या ऐसा होगा रे, ईस्ट का होगा ईस्ट ना, EAST ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का जो गठन 1866 में किया गया था, ये कहाँ पे किया गया था, ये लंदन के अंदर किया गया था। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे, दादा भाई नौरोजी के द्वारा। चलते हैं आगे। पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट किन दो देशों के बीच हुआ था? देखिए पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट कहेगा ना तो USA और कनाडा के बीच में हुआ था, है ना, USA और कनाडा के बीच में। अब पहला अंतर्राष्ट्रीय एक दिवसीय या ODI कहिए, पहला अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट कहिए, ये दोनों कहेगा ना तो दोनों हुआ था ऑस्ट्रेलिया और एक सेकंड इंग्लैंड के बीच, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच। तो टेस्ट कहे चाहे ODI अंतर्राष्ट्रीय स्तर के, तो ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच। खाली अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटवा कहे, कोई भी फॉर्मेट का नाम न लिखा रहे, तो आप कहेंगे अमेरिका और कनाडा के बीच में 1844 में खेला गया था। ठीक है मेरे भाई, ये ध्यान रख लेंगे। इंडिया 2 बार विश्व कप जीते हैं, 1983 में और 2011 में 50 ओवर वाला कपिल देव साहब और महेंद्र सिंह धोनी के कप्तानी में, और 2 बार T20 जीते हैं 2007 और 2024 में। 2007 में महेंद्र सिंह धोनी और 2024 में रोहित शर्मा के कप्तानी में। इन्हें भी ध्यान रख लेंगे। चलते हैं आगे। हिंदी भाषा के पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किन्हें दिया गया था? सुमित्रा नंदन पंत साहब को। ज्ञानपीठ ट्रस्ट की स्थापना कब हुई थी? 1961 में। प्राइज देना कब स्टार्ट किए थे? 1965 में। पहला प्राइज किसे मिला था? शंकर कुरूप साहब को, है ना, शंकर कुरूप साहब जो मलयाली भाषा के राइटर हैं, उनको दिया गया था। प्रथम महिला कौन है? आशा पूर्णा देवी। कौन है भैया? आशा पूर्णा देवी, है ना, प्रथम श्रुति पत्र के लिए। और प्रथम जो है आपका हिंदी में सुमित्रा नंदन पंत साहब को दिया गया था, तो इन्हें भी ध्यान रख लेंगे। अभी जो लेटेस्ट वाला है ये आपका रामभद्राचार्य और गुलजार साहब को दिए गए हैं, और रामभद्राचार्य साहब को दिए गए हैं। भारत में रेडियो की शुरुआत कब होती है? 1923 में होती है। लेकिन अगर भारत में रेडियो की प्रसारण जो है पूर्ण रूप से माना जाता है 1927। तो ये दोनों क्वेश्चन में भी क्लू है। खाली आपको फॉर्मली शुरुआत पूछा जाता है, स्टार्टिंग पूछा जाता है तो 1927। अगर आपसे पूछा जाता है कि रेडियो के प्रसारण कब जो है मतलब स्थापित किया गया, तो आपका 1927 आंसर होगा। ऑल इंडिया रेडियो की गठन कब हुई थी? 1936 में हुई थी। इंडियन ब्रॉडकास्टिंग सर्विस की स्थापना 1930 में हुई थी, और आकाशवाणी की स्थापना 1957 में हुई थी। एक्चुअली यही जो 1927 वाला रेडियो है ना, इसी का बदलता हुआ नाम है और बदलता हुआ समय है। क्या नाम है भाई? 1927 में निजी तत्व के द्वारा, 1930 में इंडियन ब्रॉडकास्टिंग सर्विस, 1936 में ऑल इंडिया रेडियो, और 1957 में आकाशवाणी। ठीक है मेरे भाई। इनके अलावा भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? 1972 में। प्रोजेक्ट टाइगर उन्हीं का भाई है, 1973 में। कब हुआ था? 1973 में। अब प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में। कब हुआ था? 1992 में। देखिए ये जो वन्यजीव संरक्षण के ऊपर जो प्राइज दिया जाता है, उसमें अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार, ये काफी पॉपुलर है। अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार जो खेजड़ी के वृक्ष के संरक्षण के लिए जो है कार्यरत रही थी राजस्थान के अंदर, है ना, तो इनके नाम पे केंद्र सरकार जो है प्राइज देते हैं। कौन सा प्राइज? भारतीय वन्यजीव संरक्षण के क्षेत्र में अमृता देवी बिश्नोई अवार्ड, तो इनको ध्यान रखेंगे। इनके अलावा ग्रीन हाउस गैस की संकल्पना सबसे पहले किसने की थी? तो जोसेफ फोरियर ने की थी। कौन की थी भाई? जोसेफ फोरियर ने। अब देखिए आपको यह पूछा जाता है कि ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन का जोसेफ प्रिस्टले ने किया था। कौन किया था भाई? जोसेफ प्रिस्टले ने किया था। जोसेफ प्रिस्टले ने किया था ऑक्सीजन का। आपसे पूछा जाता है हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन का कौन किए थे? कैवेंडिश ने किए थे। कैवेंडिश, है ना, कैवेंडिश ने किए थे। तो ये सब कनी मनी ध्यान रख लीजिएगा, आपको काम आएगा, है ना। इसके अलावा चलते हैं आगे। अच्छा, ग्रीन हाउस गैस कौन कौन होता है? तो जो खतरनाक टाइप से होता है सभी को। ये सबसे पॉपुलर कौन सा है? कार्बन डाइऑक्साइड है। और सबसे ज्यादा ग्रीन हाउस गैस में विचलन कौन दर्शाता है? तो आपका जलवाष्प दर्शाता है। जलवाष्प भी ग्रीन हाउस गैस में आ जाता है, ये ध्यान आप रख लेंगे। हंसाने वाली गैस किसे कहते हैं? नाइट्रस ऑक्साइड को कहते हैं, N2O को कहते हैं। ठीक है। इनके अलावा शुष्क बर्फ किसे कहते हैं? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहते हैं शुष्क बर्फ कहते हैं। इन्हें ध्यान रखेंगे, ड्राई ऐश कहते हैं। इनके अलावा चिकित्सा के क्षेत्र में प्रथम नोबेल पुरस्कार किसे मिला था? भैया इमिल बेन बेहरिंग को मिला था। कल मैं एक शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा जिसमें नोबेल पुरस्कार की जानकारी आपको दूंगा, अगर होगा तो, ठीक है, और आप लोग कहोगे तभी, है ना। देखिए इमिल बेन बेहरिंग को मिला था। ये जर्मन जो है चिकित्सक थे। इनको सबसे पहले 1901 में आपका मेडिसिन के क्षेत्र में जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया था। पहला फिजिक्स के नोबेल पुरस्कार विलियम रोएंटजन को दिया गया था ना, विलियम रोएंटजन को दिया गया था। रोएंटजन ये क्या किए थे भैया? एक्स किरण के खोज किए थे, इनको दिया गया था। प्रथम केमिस्ट्री के क्षेत्र में किसे दिया गया था? जॉन बफट हॉफ, इस प्रकार से नाम है भाई, जॉन बफट, हाँ ना, बफट हॉफ, इस प्रकार से नाम है। अब देखिए थोड़ा बहुत गलती हो सकती है इसमें, लेकिन मैं याद रखने के लिए जो है ऐसे ही नाम याद रखा हूं, जॉन बफट हॉफ, इस प्रकार से नाम है इनका। केमिस्ट्री में पहली बार इनको दिया गया था। इकोनॉमिक्स में रेगनर फिश और जॉन टिनबर्ग को, है ना, रोगनर फिश और जॉन टिनबर्ग को एक साथ दिया गया था 1969 में, है ना। पहला इकोनॉमिक्स में जो है भारतीय जिन्होंने नोबेल जीता अमर्त्य सेन साहब हैं। ठीक है, चलते हैं आगे। इनके अलावा पहला भारतीय जो नोबेल जीते रविन्द्रनाथ टैगोर साहब 1913 में। इनके अलावा
क्या हुआ भाई। इनके अलावा जो है दोनों सदनों के पारित होने के बाद विधेयक जो है राष्ट्रपति के पास विचाराधीन किस आर्टिकल के अनुसार जाते हैं? 111। धन विधेयक 110 है ना, ज्वाइंट सीटिंग 108 है ना। इसके अलावा विनियोग विधेयक कितने में है? 114 में। अब वार्षिक वित्तीय विवरण कितने में है? 112 यानी बजट है ना। तो ये कुछ जो आर्टिकल है इंपॉर्टेंट आपको देखना है। अच्छा, संसद के दोनों सदनों के पारित होने के बाद कौन से विधेयक राष्ट्रपति के पास जाते हैं जो सिर्फ स्वीकार ही करते हैं, न तो डिले कर सकते हैं, न होल्ड कर सकते हैं, न नकार सकते हैं, सिर्फ स्वीकार करना ही है राष्ट्रपति साहब को। ये कौन सा विधेयक है आप लोग अपने मन में विचार करें। अभी 3-4 दिन पहले ही पढ़ाया हूं। रेगुलर क्लास में जुड़े रहेंगे, काम अच्छा बनेगा। देखिए, अस्थायी चुंबक बनाने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? इस्पात का। देखिए, अस्थायी चुंबक का ना ज्यादा इस्तेमाल नहीं होता है। सबसे ज्यादा इस्तेमाल में आजकल रोजमर्रा के समय में अस्थायी चुंबक को लिया जाता है। अस्थायी चुंबक जो विद्युतीय चुंबक होता है ना, विद्युतीय चुंबक, ये भी आपका अस्थायी चुंबक का उदाहरण ही है। विद्युतीय चुंबक जो होता है ये आपका अस्थायी चुंबक के उदाहरण है। जब तक कॉइल में विद्युत सप्लाई आप दोगे तभी मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। ठीक है, जैसे रेलवे में जो रिले काम करता है, रिले सुने हैं, स्टेशन पे आप देखे होंगे रिले रूम लिखा रहता है ना। स्टेशन पे वो दरवाजा लगा रहता है, उसमें हमेशा ताला लगा रहता है। आप देखे होंगे कि हमेशा तलवे लगा रहता है यार, कभी खुलता नहीं है। वो क्या रहता है? वो रहता है आपका रिले रूम। उसको खोलने के लिए बहुत ज्यादा तामझाम है, बहुत ज्यादा परमिशन वगैरह लेना पड़ता है, क्योंकि वो सेफ्टी से जुड़ा हुआ रूम है। ठीक है, तो इसी जो रिले वगैरह जो काम करते हैं रेलवे के अंदर, ये भी आपका जो है ये जो आपका टेम्पोररी चुंबक होता है उसी के सिद्धांत पे कार्य करता है ना। मैग्नेटिक फील्ड के मतलब कैसा, स्विच के जैसा काम करता है रिले। तो जब तक चुंबकीय फील्ड रहेगा तब तक वो स्विच मेक रहेगा, जैसे ही चुंबकीय फील्ड घटता है जो है ब्रेक हो जाता है। तो ऐसे में बहुत जगह आपको और काम करता होगा, है ना। तो जो आपका चुंबक है, अगर आप अस्थाई वाला बना रहे हैं परमानेंट, तो इस्पात का इस्तेमाल कीजिए। अगर आप टेम्पोररी बना रहे हैं तो नर्म लोहा इत्यादि का इस्तेमाल कीजिए। इसके अलावा चुंबकत्व गुण, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा चुंबकत्व का गुण जो है कम होता जाता है ना। और अगर आप चुंबक को बहुत ज्यादा पीटेंगे, ऊंचाई से गिराएंगे, तो भी चुंबक की वैल्यू घट जाएगी। चुंबक को कितना भी टुकड़ा में काट दीजिए, साउथ पोल और नॉर्थ पोल फिर से क्रिएट हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इनके अलावा जो आपका चुंबकीय क्षेत्र का जो मात्रक होता है ना, यहाँ से क्वेश्चन आता है। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक आपका टेस्ला होता है। क्या होता है? टेस्ला। और इसी को अपन गॉस भी कहते हैं, है ना। गॉस ये एक मात्रक है। टेस्ला, अगर 1 टेस्ला लेंगे ना तो हमारे ख्याल में 104 गॉस होते हैं। कंफर्म नहीं 104 या 109 गॉस है ना। 104 गॉस ही होता है। दी क्या है, नहीं कंफर्म, एकदम कंफर्म हूं मैं। 104 गॉस होगा 1 टेस्ला बराबर। तो टेस्ला और गॉस दोनों जो है कौन है भैया? चुंबकीय क्षेत्र का जो है मात्रक हो जाएगा। ध्यान रखेंगे। राणा प्रताप सागर किस बांध पर है? राणा प्रताप सागर कौन बांध पर है? तो ये चंबल नदी पर है। चंबल नदी पर है राणा प्रताप सागर बांध जो है, कौन नदी पर है? तो चंबल नदी पर है। इस प्रकार से सागर में मिलता जुलता इंदिरा गांधी बांध सागर है ना। इंदिरा बांध सागर, इंदिरा बांध सागर कौन नदी पर है? इंदिरा बांध सागर कौन नदी पर है? बचपन में क्या हम लोग याद करते थे जब न्यू कॉमर थे, तैयारी करने आए थे? अरे भाई जितना सागर वाला देखो ना, चंबल नदी पे मार देना है आंसर। ऐसा नहीं है भाई। इंदिरा बांध सागर जो है ये नर्मदा नदी पर है। कौन नदी पर है? नर्मदा नदी पर है। इन्हें ध्यान रख लेंगे। इनके अलावा एक रंजीत सागर बांध है जो काफी बार रेलवे पूछता है ना। रंजीत सागर बांध ये आपका रावी नदी पर है। कौन नदी पर है भैया? रावी नदी पर है। बाद बाकी जो है आपका फरक्का बांध है ना। बहुत सारे बांध है ना। तिलैया बांध है, सरदार सरोवर बांध नर्मदे पे हो जाएगा, ओमकारेश्वर भी यहीं हो जाएगा। जय के बाड़ी परियोजना जो है ये आपका किस पे हो जाएगा भैया? ये गोदावरी पे हो जाएगा, है ना। चलते हैं आगे। गंगाधर प्रधान का संबंध कौन नृत्य से? तो ओडिसी नृत्य से। ओडिसी नृत्य कहाँ का? ओडिशा का। प्रमुख गुरु कौन है? तो गुरु आपका केलुचरण महापात्रा। गुरु केलुचरण महापात्रा से मैंने क्या बताया था? 2000 ईस्वी में इन्हें पद्म विभूषण से नवाजा गया था। 1993 में इन्होंने संस्थागत जो है सृजन का स्थापना किए थे। ओडिसी नृत्य में और कलाकार आएंगे तो संयुक्ता पनिगिरी हो जाएंगे, सोनल मानसिंह हो जाएंगे। सोनल मानसिंह से भी वो क्वेश्चन आता है। सोनल मानसिंह को 2003 में पद्म विभूषण दिया गया था। तो अपने जमाने में सबसे कम उम्र में पद्म विभूषण ग्रहण करने वाली नृत्यांगना बनी थी। ठीक है भाई। इनके अलावा ये जो है आपका ओडिसी नृत्य, ये आपका देवदासी परंपरा से निर्मित नृत्य होता है। उदयगिरी की गुफा में इनके प्रमाण देखने को मिल जाती है। ठीक है भाई। तो ये सब जो है ओडिसी नृत्य के है। इलियाना सिस्टारिस्टी को याद रखिएगा। इलियाना सिस्टारिस्टी ये जो है ओडिसी नृत्य के ही कलाकार हैं। चलते हैं आगे। अंडर 90 महिला T20 वर्ल्ड कप 2025 कहाँ होगी? ये मलेशिया में होगी। अब पहला एडिशन जो है 2023 में कहाँ पर हुआ था? तो ये आपका हुआ था सर साउथ अफ्रीका में। गला में खिचखिच हो गया, लगता है विक्स की गोली खाना ही पड़ेगी। तो ये आपका कहाँ पे हुआ था? साउथ अफ्रीका में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? साउथ अफ्रीका के अंदर हुआ था। विजेता कौन रहा था भाई? इंडिया रहा था। कौन रहा था? इंडिया रहा था। इंडिया टीम के कप्तान कौन रही थी? शेफाली वर्मा। कौन रही थी? शेफाली वर्मा। कौन रही थी? शेफाली वर्मा। अच्छा, उपविजेता कौन रहते? उपविजेता यहाँ पे इंग्लैंड रहते। अभी सेकेंड एडिशन कहाँ पे होगा? मलेशिया में होगा। कब होगा? अगले साल होगा 2025 में, क्योंकि ये बाइनियल प्रतियोगिता है, 2 साल में एक बार होती है। अभी T20 महिला वर्ल्ड कप कहाँ चल रही है? UAE के अंदर चल रही है। UAE के अंदर चल रही है।
ये T20 महिला वर्ल्ड कप 2024 में कहाँ होने वाला था? बांग्लादेश के अंदर होने वाला था। कहाँ पे? बांग्लादेश के अंदर में होने वाला था। अब कहाँ पे हो रहा है? यूएई के अंदर हो रहा है। T20 महिला वर्ल्ड कप की शुरुआत कब होती है? 2009 में होती है। भारत कितनी बार जीती है? एक को बार नहीं जीती है, ध्यान रखिएगा। इनके अलावा देखिए बच्चा जो नहीं समझ रहे हो, T20 अंडर 90 का मतलब होता है एज रिस्ट्रिक्शन 19 वर्ष से कम उम्र के लोग ही भाग लेते हैं, ठीक है। इनके अलावा नागा पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सरामती। नागा पहाड़ी, नागा पहाड़ी कहाँ पे है? नागालैंड वगैरह में नागा पहाड़ी हो जाएगा। कार्बी आंगलोंग बताए थे कहाँ पे है? असम के अंदर है। कार्बी आंगलोंग कहाँ पे है? असम के अंदर है, ठीक है। इसके अलावा पटकाई बताए थे, ये भी आपका पूर्वोत्तर भारत में पटकाई है ना। इसके अलावा एक नमचा बरवा पूछा जाता है। नमचा बरवा, नमचा बरवा कहाँ पर है? नमचा बरवा ये आपका अरुणाचल प्रदेश में हो जाएगा। कहाँ पे हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश में नमचा बरवा हो जाएगा। एक आपसे पूछा जाता है नंदा देवी। नंदा देवी कहाँ पे है? कुमायूं हिमालय का पार्ट है, उत्तराखंड के अंदर स्थित है। कहाँ पे है? कुमायूं हिमालय का पार्ट है, उत्तराखंड में स्थित है। देखिए एक आपसे पूछा जाता है कंचनजंगा। ये कंचनजंगा कहाँ पे है? सिक्किम के अंदर है और ये इंडिया का सबसे हाईएस्ट टॉप पीक है और इसकी हाइट जो है 85-86 मीटर है। कहीं कहीं एक बार एसएससी ने 85-98 आंसर भी माना है, तो उस ऑप्शन में 85-86 ऑप्शन में नहीं था, ठीक है। और जो भी ऑप्शन थे सब 8600 से अधिक थे, तो उसमें एक मजबूरी बन गई थी यही आंसर को टिक करना था, ठीक है। लेकिन ओरिजिनल जो अभी हाइट आपका किताब अच्छे लिखता है ये 85-86 मीटर लिखता है। K2 का कितना लिखता है? 86-11 लिखता है। और माउंट एवरेस्ट का कितना लिखता है? 88-50 लिखता है। तो ये पहला है हाइट में, ये दूसरा है K2 और तीसरा कौन है? कंचनजंगा है, ठीक है मेरे भाई। चलते हैं आगे। इजराइल की मुद्रा का नाम क्या भाई? सेकेल। राजधानी का है यरूशलेम। कहाँ पे है? राजधानी का है यरूशलेम। क्योंकि इजराइल से जो भी चीज आप पढ़ सकते हो पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इजराइल जो है चर्चा का विषय बना है, केंद्र का विषय बना है, ठीक है मेरे भाई। तो इजराइल का मुद्रा क्या हो जाएगा? सेकेल है ना। इनका प्रधानमंत्री का नाम क्या है? कमेंट कीजिएगा। एक दिन और पूछे थे, कोई बच्चा कमेंट नहीं किए हैं, ठीक है। तपोवन हाइड्रो पावर प्लांट कहाँ पे है? तपोवन हाइड्रो पावर प्लांट। अब नाम ही इतना अच्छा है, तपोवन तो कहाँ पे होगा? देवभूमि उत्तराखंड के अंदर। कहाँ पे होगा? देवभूमि उत्तराखंड के अंदर। एक सेकंड, कहाँ पे है? उत्तराखंड के अंदर होगा। कहाँ पे होगा भैया? उत्तराखंड के अंदर होगा, ठीक है। इसके अलावा जो बड़े बड़े हैं, रावत भाटा है, आपका कल्पक्कम है, कुडुनकुलम है, कैगा है ना, नरौरा है, ये सभी के सभी मैं बता दिया हूँ, आप जो है कर लीजिएगा, है ना। इनके अलावा भारत में सिविल सर्विस डे कब मनाया जाता है? तो ये 21 अप्रैल को मनाया जाता है सिविल सर्विस डे। भारत में मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? मतदाता दिवस 25 जनवरी को। बालिका दिवस 24 जनवरी को, है ना। पराक्रम दिवस 23 जनवरी को, ये सब जनवरी माह के हैं। युवा दिवस 12 जनवरी को, है ना। महिला दिवस 13 फरवरी को, है ना। ये सब ध्यान रख लेंगे। भारत में एकता दिवस 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन पे एकता दिवस, ध्यान रखेंगे। चलते हैं आगे। मृत सागर की सीमा कौन दो देश से मिलता है? तो इजराइल और जॉर्डन से मिलता है मृत सागर। लाल सागर भूमध्य सागर को जोड़ने वाली नहर कौन सा है? सुएज नहर है ना, ध्यान रखेंगे। भारतीय मुद्रा का पहली बार विमुद्रीकरण कब किया गया? अब देखिए भारतीय मुद्रा का जो पहली बार विमुद्रीकरण है ना, ये आजादी के पहले भी हुआ है। अगर आजादी के बाद कहेगा तो 2 बार हुआ, आजादी के बाद कहेगा तो 2 बार हुआ है, आजादी के पहले कहेगा तो 3 बार हुआ है। कैसे? 1946 में आजादी से पहले हो गया था और आजादी के बाद 2 बार, एगो मोरारजी देसाई साहब 1978 में और एगो मोदी साहब 2016 में। तो भारतीय मुद्रा का 3 बार विमुद्रीकरण हुआ है। आपको हैरान होगा कि पहले भारत में 5000 रुपए की नोट भी चलती थी, ठीक है, 5000 रुपए की नोट भी चलती थी। इनको बंद किए थे मोरारजी देसाई की सरकार 1978 में। मोरारजी देसाई की सरकार जो है पहली गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने थे 1977 में जनता पार्टी की तरफ से। रोलिंग प्लान की अवधारणा इन्होंने ही दिए थे और मोरारजी देसाई सबसे अधिक बार बजट पेश किए हैं इंडिया के अंदर। ये बात भी ध्यान रखें। विमुद्रीकरण कितने बार हो गया? 3 बार। कौन कौन बार? 1946, 1978 और 2016। गंगा नदी, अच्छा 2016 में कौन कौन नोट बंद हुआ था? तो एगो 1000 रुपया का, एगो 500 रुपया का। उसके बाद जो है नया निर्वाचित कौन आया था? 2000 रुपया वाला। फिर 2000 रुपया वाला अभी हाल में बंद कर दिया गया। अभी इंडिया में सबसे बड़ी मुद्रा कौन सी है जो प्रचलन में है? 500 रुपया का, है ना, 500 रुपया का ही है। इनके अलावा गंगा नदी में कुल कितने राज्यों से गुजरती है? आप लोगों के लिए आंसर डिमांड किया हूँ, बहुत दिन गंगा नदी तंत्र मैंने समझा दिया हूँ, है ना भैया, कि भाई गंगात्री हिमानी से जब निकलती है अलकनंदा, भागीरथी और मिल जाती है अलकनंदा, देवप्रयाग में बन जाती है गंगा। रामगंगा पहला सहायक नदी, आखिरी महानंदा, और कौन कौन राज्य में गुजरता है सब बता दिया हूँ, आप लोग आंसर दीजिएगा। इनके अलावा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस कंप्यूटर की कौन पीढ़ी की देन है ना? तो GUI है ना, GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, है ना। तो ये है आपका कंप्यूटर का चौथा पीढ़ी का देन। प्रथम में क्या था? फर्स्ट में थे वैक्यूम निर्वात, सेकंड में क्या था? ट्रांजिस्टर, थर्ड में क्या था? IC चिप, अब 4 में क्या है? माइक्रो प्रोसेसर जिसमें एक और एडिशनल चीज ग्राफिकल यूजर इंटरफेस अपने को देखने को मिला। और 5 में क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, AI चैटबॉट का नाम सुने हैं ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये 5वां प्रकृति के कंप्यूटर में है, ठीक है मेरा भाई। इनके अलावा आखिरी क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन आप लोगों के लिए।
ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन था। अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और आपको पढ़ना होगा, मैं पढ़ा रहा हूँ, पढ़ना होगा आपको। ठीक है मेरे भाई, तो मिलेंगे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। मैंने पोस्ट के माध्यम से एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है, SSC GD के लिए कितने बच्चे तैयारी कर रहे हैं, तो एक आंकड़ा लग जाए ताकि मैं जो है उनके लिए भी कुछ और प्लान करूँ। ठीक है भाई, तो मिलेंगे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। हमारा कोई सा भी कंटेंट चाहिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और लिंक क्लिक करके आप कंटेंट बाय कर सकते हैं और अपने सपने को उड़ान दे करके जो है अचीव कर सकते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में, जय हिंद दोस्तों।